सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ दोनों ने एक साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की और एक लंबे अरसे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिम्मेदार पोजीशंस पर काम किया। अब रिटायरमेंट के बाद दोनों लंदन में रहते हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर हफ्ते देश विदेश और दूसरे सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं। लवलीन मुकेश। नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूं लवलीन और मैं हूं मुकेश। मुकेश, पिछले दिनों हम लोगों ने अलग अलग विषयों पे बात करी, वैक्सीनेशन की बात करी, फॉरेन एड की बात करी, लेकिन एक बहुत जो ग्लेयरिंग चीज निकल के आई है इस पूरे क्राइसिस से, और मैं समझती हूँ ये आना ही था। कोविड ना होता तो कुछ और होता, बट व्हाट हैज इमर्ज्ड इज द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर। बिल्कुल, कोविड क्राइसिस ने इस चीज को फोकस में ला दिया। Neglect of the healthcare sector has been continuous and the faults in it have come out in the open. Absolutely. Now, to understand why this has happened, why we are seeing the kind of pictures and images that we are seeing, I think we should look at this question historically. ये देखिए, किसी तरीके से somehow हेल्थ जो था एज अ सब्जेक्ट, इसको कभी भी एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में नहीं लिया गया। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी कंट्री अपना जब बजट बनाती है या स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करती है तो वो कैसे करती है? वो कोई उसमें कोई वो अलग नहीं है। जैसे हम अपनी फैमिली का बजट बनाते हैं, आप और हम, तो वो भी इसी तरीके से बनाते हैं। Exactly. I mean, every month I also think कि हमको हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किस तरीके से स्पेंड करेंगे। खाने पे स्पेंड करेंगे या ट्रैवल पे स्पेंड करेंगे या एंटरटेनमेंट पे स्पेंड करते हैं, या जिनके घरों में बच्चे हैं तो बच्चों की प्रायोरिटी ऊपर आ जाती है। तो ठीक है, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास जो थे हजारों प्रायोरिटीज थी, उस वक्त हर चीज़ प्रायोरिटी थी, लेकिन फिर भी आउट ऑफ दोज प्रायोरिटीज आपको ये तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कम ज़रूरी है। अब जो भी था, लेकिन हिस्टोरिकली जो हमने एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हेल्थ सेक्टर पे स्पेंड किया है, दैट हैज़ बीन ओनली 0.8% टिल नाउ। मतलब कि ये समझिए कि 100 रुपए में से आप सिर्फ 80 पैसा जो है वो एंटायर हेल्थ सेक्टर पर खर्चा कर रहे हैं ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 75 years। तो जब आप ये देखते हैं कि ये आपकी एवरेज स्पेंडिंग है तो यू रियलाइज कि ये ऑलमोस्ट ना के बराबर स्पेंडिंग है। आई शुड ऑल्सो नीड टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग हियर। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव द वर्ल्ड्स ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन. We are going to overtake China in some years. That's not a secret. In a couple of years only. Yeah, that's no secret. Everybody knows it. तो दुनिया की हम सबसे पॉपुलस देश बन जाएंगे। हेल्थ पे हम क्या खर्चा करते हैं? हर एक रुपए में से 8 नए पैसे। इसके अलावा एक और फेलियर मुझे दिखता है कि अगर हम पूरे इंडिया की अभी तक की उसको हम 2 भागों में विभाजित करें तो जो वाटरशेड टाइम है वो है आपका प्री लिबरलाइजेशन, यानी 91-92 से पहले, एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो हम कहें कि चलिए हमने मान लिया कि 91-92 से पहले हमारे कंट्री में उतनी ग्रोथ भी नहीं थी और हम इतने इवॉल्व भी नहीं हुए थे, तो हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल और इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में भी हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका हमारे पास क्या जवाब है? क्योंकि तब तक तो ये चीज़ सामने बड़ी क्लियरली निकल के आ गई थी कि अगर आप हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करेंगे तो आपका ग्रोथ जो है कभी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। You know, I honestly, I sometimes look back on my days and I remember, हम लोग एज अ बैच एंड एज अ सर्विस जब हम अपनी पोस्टिंग्स के देखा करते थे तो साहब इस बात पे बड़ा गुमान था लोगों का कि जो साहब मैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में पोस्टेड रहा हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में रहा हूँ, मैं तो स्टील देखता हूँ, मैं तो रोडवेज देखता हूँ,
और जो भी ऑफिसर सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री में पोस्ट किया जाता था उसको थोड़ी बहुत हकारत की नज़र से देखा जाता था. आई मीन आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस बिकॉज आई वाज वन ऑफ दोज जो कंसिस्टेंटली सोशल सेक्टर मिनिस्ट्रीज में रहे. बिल्कुल ठीक बात है. So, मेरे पास भी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन चलिए अभी उस पे कभी और बात करेंगे. बट बहरहाल जो आप कह रहे हैं कि पोस्ट द लिबरलाइजेशन एरा द हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग डिड गो अप. ओनली रिसेंटली. भाई आप ये देखिए कि 14-15 तक जो था, जो परसेंटेज था दैट वाज ओनली 1.2%. 15-16 में 1.3% हुआ. फिर 16-17, 17-18, 18-19 में 1.4% था. 19-20 में बढ़ के 1.5% हुआ. और अब 20-21 में बढ़ के 1.8% प्रोजेक्टेड है, which is good. I mean, I'm thankful that somebody in the government has felt the need to focus on that. But clearly 1.8 is also a ridiculous figure. But having said that, what is the other biggest glaring thing here? हाँ, ये ओवरऑल स्पेंडिंग तो हमारी जो है बहुत कम रही है. लेकिन अगर हम इसको और माइन्यूटली इसको हम एनालाइज करें तो इसमें एक बहुत बड़ा और एक फेलियर निकल के आता है कि द शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ओनली अराउंड 15%. मैं अपने सुनने वालों के लिए ये बात जो आपने कही है इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर दूं. हाँ, बताइए. ऐसा है कि अगर आप ये समझिए कि 100 रुपए खर्च किए जाते हैं ऑन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इंक्लूडेड, तो उसमें से 85 रुपए जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और 15 रुपए केवल सरकारी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है. आप एक मिनट जरा सुनने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा जहन में ये नंबर्स रखिएगा. हर 100 रुपया जो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है उसका 85 रुपये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर केवल 15 ही रुपये स्पेंड करता है. इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खराब है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन व्हाट डज इट मीन फॉर द जनरल पब्लिक? इट मीन्स दैट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नाम मैं गिनाने लगूं तो कोई आप सब भली भांति नामों से वाकिफ़ में, दिल्ली, बम्बई और बड़े शहरों में 8, 10, 12 नए किस्म के अस्पताल, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स खुल गए हैं और तरह तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो रही हैं. और इस पे हम अपने बहुत गुरूर भी करते हैं, हम बहुत खुश भी होते हैं. लेकिन दीज सर्विसेज कम एट अ कॉस्ट माई फ्रेंड, एट अ वेरी हाई कॉस्ट. क्या हमारे देश का आम आदमी ये कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है मुकेश? आसान बात तो सिर्फ मैं इतनी कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि कितनी ग्रॉसली अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर सिस्टम की है. क्योंकि सारा जो प्राइवेट केयर, जिसका जो आपने बताया कि 85 रुपये वो उसके प्राइवेट केयर से आ रहे हैं, ये सारे जो हैं ये वेल ऑफ्स की एक्सेसिबिलिटी है. जबकि जो गरीब लोग हैं, पुअर हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो केवल 15 रुपये की है, जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की नहीं. एंड ऑल्सो इसमें एक चीज़, इसमें से 2 चीज़ें निकल के आती हैं मुकेश. एक तो ये जो मैंने थोड़ा सा जिक्र पहले किया था कि हाँ, मुझको याद है कि जब मैं गवर्नमेंट में थी, कुछ साल पुरानी बात है, तो साहब इस पे हम लोग बड़ा ताली बजाया करते थे कि देखिए हमारे यहाँ कितनी मेडिकल टूरिज़्म है. और साहब लोग हमारे पड़ोसियों से भी और अफ़गानिस्तान से भी और मिडल ईस्ट से और मलेशिया से और जाने कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो अपनी सर्जरीज़ कराने हिंदुस्तान आते हैं. एंड दैट वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, वी हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वो जो हैं सर्जरीज़ यहाँ आसानी से और सस्ते में हो जाती हैं. कोई बुरी बात नहीं, जैसे आपने कहा, अच्छी बात है, आपके डॉक्टर्स काबिल हैं. बट none of these services were accessible to India's average human being. Even in the cities, जो रिक्शा चलाता है, जो 3-व्हीलर चलाता है, जो सब्जी भाजी बेच रहा है सड़कों पर, जो काम कर रहा है, आज रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी कमाता है, लेबर है, ये है वो है, ये सब लोग कहाँ जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए? और वही तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं. जो एक्सेसिबल है उन्हें वो खुद बहुत कम है, वो केवल 15% है. हाँ. ये सबसे बड़ी ग्लेयरिंग चीज है. और ये जो 15% है, फिर आगे इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? एक बात और, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो देखें कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं. कि इवन इन सब सहारन अफ्रीका हो सकता है कि टोटल एक्सपेंडिचर उनका भी कम हो, लेकिन विद इन दैट टोटल एक्सपेंडिचर उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट 40% के आसपास है.
और डेवलप्ड कंट्रीज की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, फॉर एग्जांपल यूके लीजिए तो 80% इन्वेस्टमेंट जो है, यूके तो रिवर्स हो गया, रिवर्स है। 80% इन्वेस्टमेंट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इस पब्लिक इन्वेस्ट, और 20 रुपए जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है। So private care may be very expensive, but public care is either free or at extremely reduced price. Reduced. Now I'm going to just explain this again सुनने वालों के लिए। आप देखिए, छोटा सा पीछे हिस्ट्री में जाऊंगी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, जब इंग्लैंड बिल्कुल बड़ी मुश्किल कंडीशंस में हो गया था, उनके पैसे भी खर्च हो गए थे, बहुत लोगों की जीवन नष्ट हुए, बिल्डिंग्स बॉम्ब हुई, इत्यादि इत्यादि, इंग्लैंड काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। उस समय द देन हेल्थ मिनिस्टर ने एक सिस्टम चालू किया जिसका नाम हम सभी जानते हैं, दिस इज़ द NHS, द नेशनल हेल्थ सर्विस। एंड ही हैड सेड कि ये नेशनल हेल्थ सर्विस जो है हम अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। और ये कब वॉर हुई थी और कब वॉर ख़त्म हुई थी आप लगा लीजिए, ये इंडिपेंडेंस के टाइम से के आसपास, 1956 के आसपास NHS का उसके बाद की बात है। एंड यूके ने सारी दुनिया से, स्पेशली कॉमनवेल्थ से, डॉक्टर्स और नर्सेज को इनवाइट किया था। वो दिन और आज का दिन NHS में हेल्थ केयर इज़ अवेलेबल फ्री एंड 80 to 90% ऑफ द यूके सिटीजन्स आर अवेलिंग ऑफ दिस सर्विसेज। मैं ये नहीं कह रही कि सर्विसेज परफेक्ट हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि उसमें दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन the services are available to everybody. And just to tell you again, even for the vaccination, it has been provided free to every UK citizen entirely through the NHS system. तो मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार ने 85 रुपये इंग्लैंड में, और इन मेरे ख्याल US में भी कुछ इसी तरह का फिगर होगा, जी अगर वो पब्लिक हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं तो प्राइवेट हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कम है। जो अफोर्ड करना चाहता है, जो महंगी दवाएं ले सकता है, महंगे अस्पताल जा सकता है, वो जा सकता है। इसी का एक दूसरा पहलू है, यही चीज है, लेकिन एक दूसरे पहलू से मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 85% है, लेकिन ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रहा है? ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है सिटीज में। या आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? आप हाँ, इंडिया की ही बात कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट सिटीज में हो रहा है। तो अभी तक हम जो है वो अर्बन, रूरल और इंडिया भारत डिवाइड की बात करते रहे हैं। तो देखिए इसमें भी सामने यही डिवाइड ही निकल के आता है कि ये सारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये सिटीज में है। 58% अस्पताल सारे देश के जो हैं वो शहरों में हैं, और 80% डॉक्टर्स जो इंडिया में काम करते हैं वो शहरों में है। ओह माय गॉड, दिस इज एन आई ओपनर। मतलब हमें सब लोग कहने के साथ इतने एम्स खोल दिए तो इतने गुड, इट्स वेरी गुड कि एम्स खोले हैं, लेकिन एम्स दोस्तों सारे शहरों में, बड़े शहरों में है। अब तो देखिए लखनऊ, सूरत जैसे शहर भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं। तो जो गांव देहात है हिंदुस्तान, वहाँ तक तो कुछ पहुँचता ही नहीं है। मेरे पास सन 2018 की फिगर्स हैं। हाँ, और उसके मुताबिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अक्रॉस एंटायर रूरल इंडिया, जानते हैं कितने बेड्स थे? टोटल बेड्स 2,65,275। माय गॉड, सिर्फ मतलब इस फिगर को पूरे रूरल इंडिया में मेरे तो रोंगटे से खड़े हो रहे हैं सोच के कि केवल 2 लाख जी करोड़ों की जनता में। जी हाँ, रूरल एरिया। और इसका एक तीसरा पहलू भी है इस रूरल अर्बन डिवाइड का, कि देखिए मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 3 श्रेणियों में है। एक तो प्राइमरी केयर सेंटर, आपको पता ही है। देन दूसरा सेकेंडरी केयर सेंटर, जैसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जिला अस्पताल जो है, ये सेकेंडरी सेंटर की श्रेणी में आएगा। और तीसरा होता है टर्शरी सेंटर, स्पेशलिस्ट सर्विसेज, जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज होती हैं, जहां पर कि एडवांस्ड माइक्रो सर्जरीज और एडवांस्ड बीमारियों का इलाज होता है और रिसर्च होती है, वो टर्शरी। तो सारे टर्शरी सेंटर्स जो हैं वो बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में भी नहीं है। नहीं, हाँ, तो थोड़ा सा इसमें मैं ये कहूँगी कि भाई अमूमन टर्शरी सेंटर्स छोटी जगहों में होना मुश्किल भी होता है। तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि टर्शरी सेंटर्स तो बड़े शहरों में होंगे ही, बट जो आपके सेकेंडरी सेंटर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, उनका जो कंडीशन है, उनका जो हाल है कि अगर आपको खुदा न खास्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाना पड़ा, तो वैसे तो बिजली ना होगी, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया की तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि बिजली ना होगी, फिर डॉक्टर ना मिलेगा, अस्पताल ना मिलेंगी, मशीन चल ना रही होंगी, दवा ना मिल रही होगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी अस्पताल हैं उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2 बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। वैसे तो दोस्तों इस पे हम बात करने लगें तो पूरा एपिसोड इसी पे निकल सकता है, बट इसका एक पहलू और है जिस पे भी हम रोशनी डालना चाहते हैं। वो ये है कि अस्पताल अकेले तो नहीं, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किनारे कर दीजिए। एक मिनट, हमने जो मेडिकल पर्सनल हैं, हाँ, उनकी भी एक बड़ी समस्या है। कहा यह जाता है कि बेड्स थोड़ी ना ट्रीट करते हैं पेशेंट को, वो तो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। देखते हैं कि ये जो वर्क फोर्स है टोटल, उसमें केवल डॉक्टर्स नहीं आते, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, उसके अलावा सारे आपके मेडिकल पर्सनल हैं जी। उनकी क्या सिचुएशन है पूरे इंडिया में इस वक्त? वी कैन लुक एट इट वन बाय वन। और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये जो कोविड महामारी हुई तो ऐसा बताया गया कि बिहार के एक जिला अस्पताल में, जिसमें कि वेंटिलेटर्स भेजे गए थे और वो वेंटिलेटर्स पीएम केयर से खरीद के भेजे गए थे, तो जब उनको इस्तेमाल करने की बात आई या बारी आई तो वहाँ पे वो लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एनेस्थेटिस्ट ही नहीं था। तो ये इस चीज को फोकस में लाता है कि किस तरीके से आपके पास मेडिकल पर्सनल नंबर एक है ही नहीं, और दूसरे रूरल एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं है। एज फार एज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इज कंसर्न, हिंदुस्तान शायद दुनिया में नंबर 1 है जी। हाँ, तो हिंदुस्तान हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, 562, विच इज एन एक्सेलेंट फिगर। बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसके मतलब बच्चे जो हैं वो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। और ग्लोबली भी नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन टोटली सबसे ज्यादा दुनिया में हिंदुस्तान। तो जब मेडिकल कॉलेजेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं और दुनिया में डॉक्टर सबसे ज्यादा हैं, तो व्हाई इज द पेशेंट डॉक्टर रेशियो सो पुअर? कैन यू टेल अस व्हाट द पेशेंट डॉक्टर रेशियो इज? हाँ, इंडिया का पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रेशियो है कि हर 10,000 की पॉपुलेशन पर सिर्फ 9 डॉक्टर हैं। और सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूके में 28 हैं, यूएस में 26 हैं। अच्छा, अब सवाल इस बात का ये होता है कि क्या हम अपनी पीठ इस बात पे थपथपाएं कि हमारे पास 500 कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, या कि हम अपनी पॉपुलेशन और अपनी पॉपुलेशन की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल पूछें कि क्या डू वी स्टिल नीड मोर मेडिकल कॉलेजेस? इज इट दैट द डॉक्टर्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इज स्टिल नॉट सफिशिएंट? लेट अस ऑल्सो कीप इन माइंड वन मोर थिंग कि इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया में भी बाहर जाते हैं। अब दैट इटसेल्फ, आई डू नॉट वांट टू से इट्स अ बैड थिंग। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो ज़्यादा उसको लगता है कि मेरी लाइफ इससे बेहतर हो सकती है, तो वो ज़रूर जाएगा, आप रोक भी नहीं सकते हैं। ऑफ कोर्स वी नीड मोर कॉलेजेस। और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि ये सरकार जो है ये न केवल नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ा रही है, बल्कि सीट्स पर कॉलेज भी जो बढ़ा रही है, जो अपने आप में अच्छा है। इट्स अ गुड स्टेप। लेकिन इससे ये समस्या सॉल्व नहीं होती है कि आपके डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल एरियाज में अवेलेबल होंगे। वो कैसे किया जाए, यही सबसे बड़ी। मुझको कुछ अपना अर्लियर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस का याद आता है कि दिस इज़ वन प्रॉब्लम जो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट्स जो है ना वो जूझ रही है। द प्रॉब्लम इज़ कि मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस भी बड़े बड़े शहरों में या डिसेंट साइज कस्बों में हैं, तो जो बच्चे फिर वहाँ पढ़ते हैं वो एक बार पढ़ने के बाद, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के बाद, वो छोटे गांव में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि जिन चीज़ों पे उन्होंने अगर बड़ी बड़ी मशीनरीज के ऊपर जो ट्रेनिंग ली है, उनको वहां पर वो चीज़ें मिलती नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो मशीन नहीं मिलती। एज फार एज देयर वर्क इज कंसर्न्ड, बट देयर आर अदर फैक्टर्स, उनकी फैमिली, बच्चों की एजुकेशन, वो कैसे होगी? सो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई डॉक्टर आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट स्टिल फील्स कि हाँ मैं जाके अपने गाँव में या अपनी जगह सेवा करना चाहता हूँ, तो वो चला भी जाए, बट थोड़ी देर में जब उसकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो देन ही इज़ कंस्ट्रेन्ड बाय द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ इज़ गोइंग टू बी मच पुअरर अगर वो गांव में रहेगा। वहाँ बिजली नहीं आएगी, कंप्यूटर नहीं चलेगा, बच्चों के लिए स्कूल नहीं होगा, उसकी पत्नी ही कहने लगेगी थोड़े दिनों में कि भाई यहाँ मन नहीं लगता। सो हाउ आर वी गोइंग टू मेक पोस्टिंग्स इन द रूरल एरियाज अट्रैक्टिव? इसकी तरफ विचार हुआ है, लेकिन
इस पे विचार जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक नहीं हुआ है। इसको बिल्कुल ये हुआ है कि अच्छा ठीक है, उनकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, थोड़ा से उनके अलाउंस बढ़ा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली It has not solved. इट हैज़ नॉट सॉल्व इट। आपने उनकी तनख्वाह और अलाउंस भी जो बढ़ाए हैं तो उनको एक पूरे सिस्टम में आपने उनका स्टेटस बैलेंस कर दिया कि अच्छा आप डॉक्टर जो है उसको वो उसकी तनख्वाह और उसके टोटल अलाउंस कलेक्टर से तो ज़्यादा नहीं हो सकते, तो किसी तरीके से अब वो जो है उसको पूरी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं करता। और इसलिए रूरल एरियाज में अमूमन डॉक्टर्स जाने से भी कतराते हैं। अब यही समस्या, यही स्टोरी जो है आपको नर्सेज में भी दिखती है। हाँ, अब इंडिया में प्रति 10,000 पॉपुलेशन पर सिर्फ 15 नर्सें हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में 150 से ज़्यादा इनका नंबर है। एंड नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगेंस्ट वन डॉक्टर द नंबर ऑफ नर्सेज आर हैव टू बी एटलीस्ट 5 टाइम्स, बिकॉज डॉक्टर का रोल डिफरेंट है, नर्स का रोल 24 घंटे पेशेंट के साथ लगे रहने का है। तो आप देखिए कि नर्सेज भी बहुत ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम है। वो तो और भी कम है, क्योंकि अगर जो प्रेजेंट अगर डॉक्टर रेशियो अगर 9 डॉक्टर 10,000 पर हैं तो उसके हिसाब से कम 45 होनी चाहिए, लेकिन वो भी सिर्फ 15 ही है, तो नर्सेस तो और कम है। नर्सेस तो और कम है। अब साहब जिसकी बात करने में मेरे को थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है इज द पैरामेडिकल स्टाफ। नॉट जस्ट पैरामेडिक्स, वील कॉल देम मेडिकल पर्सनेल। इसमें पैरामेडिक्स हैं, इसमें लैब असिस्टेंट्स हैं, इसमें टेक्निकल पर्सनेल हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को चलाते हैं, इसमें दूसरे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं बट फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये सारे लोग जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि कोविड के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान जो है थोड़ी सी टेस्टिंग जो है स्लो हो गई है। तो इसका कारण ये है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही नहीं मिल रहे हैं जो कि RT-PCR मशीन को चला सके और उनके रिजल्ट्स देख सकें। तो इस वक्त जो टेस्टिंग से लो नंबर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई डेलिबरेट अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन उसका कारण ये है कि टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, और जो टेस्ट आ भी रहे हैं उसमें इतना लैग है, टाइम लैग इन डिले। Now I will carry this, talk a little bit about the other paramedicals that are available. जस्ट कि आपको बताएं कि एक मेरी प्रीवियस पोस्टिंग जब मैंने गवर्नमेंट छोड़ी थी तो मैं CSR में काम करती थी, तो उसमें हम लोगों ने एक रियलाइज़ किया था कि जो पैरामेडिक्स हैं, जो आपके और भी थोड़ा सा नीचे लेवल पे हैं, जो असिस्टेंट नर्सेज कहलाते हैं, या एम्बुलेंसेज में पैरामेडिकल फोर्स जो जाते हैं, जो डेंटल असिस्टेंट होते हैं, जो एक्सरे मशीन चलाते हैं, जो डायलिसिस मशीन्स चलाते हैं, इस तरह के कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके डिफरेंट टेक्निकल जॉब्स हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस से भी ज़्यादा है। मान लीजिए आपका कोई घर में एजेड पेरेंट ही है जो बेड रिडन है, जिसको अल्जाइमर्स है या कोई और तकलीफ है, तो आपको केयर गिवर्स चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी विशाल कैटेगरी ऑफ पीपल है जो डिफरेंट सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने टेस्टिंग की बात करी, तो लोग घर में आते हैं जो आपसे आपका खून लेके भी जाते हैं। ये भी तो लेना एक आर्ट है। क्या हम और तुम खून ड्रॉ कर सकते हैं किसी में से? नो, बिकॉज दैट इज अ स्पेशल जॉब विच इज डन बाय समबडी हु इज कॉल्ड अ फ्लेबोलिटिस्ट। नाउ ये जो टास्क्स हैं इनके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए तो रेगुलेटरी बॉडी है, बट पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है। देयर इज जिनको कि एज अ सेगमेंट देखा जाए, so they are as important as doctors. They are phenomenally important because डायलिसिस मशीन कोई डॉक्टर नहीं चलाता, एक्सरे कोई डॉक्टर नहीं लेता, ये सब मेडिकल स्टाफ करता है। तो इन मेडिकल स्टाफ की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसका जो कंटेंट है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। और ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि वी वर रनिंग अ पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर इन न्यू दिल्ली इटसेल्फ एंड वी वर फेसिंग इनॉर्मस प्रॉब्लम्स। हमको उसका कंटेंट बनवाने में ही सालों लग गए। तो ये जो एक बहुत ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है जो आप सबको प्रॉबेबली नज़र आ रही है कि नहीं, बिकॉज आप शहरों में अगर रहते हैं तो आपको लगता है दिक्कत क्या, फ़ोन उठाइए, कोई लाएगा, आपका खून ले जाएगा और आप को रिपोर्ट भी मिल जाएगी, ऑनलाइन ही मिल जाएगी। लेकिन एक मिनट दिल्ली बम्बई का चश्मा दरकिनार कर लीजिए और सोचिए कि आप अलीगढ़ के किसी गाँव में रहते हैं, हाँ, आप आई डोंट नो बक्सर के किसी कस्बे में रहते हैं, वहाँ कौन आपका खून लेने आएगा?
कैसे जांच होगी, कहाँ जांच होगी, और इस तपती धूप में वो ब्लड सैंपल बिना स्पॉइल करे लेबोरेटरी तक कैसे पहुंचेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो ब्लड जब आप देते हैं किसी को जो घर से लेके जाता है, ही हैज़ टू कैरी दैट ब्लड सैंपल इन अ बॉक्स विच एंड थ्रू दिल्लीज ट्रैफिक, ताकि वो सैंपल खराब ना हो जाए जब तक वो मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं पहुंचता। सारी मेडिकल डायग्नोसिस जो है, हाँ, वो टेस्टिंग की बैकबोन पे बैठा है, ट्रूथफुलनेस की पे आधारित है। exactly. अगर उसका टेस्ट ही गलत आएगा तो डायग्नोसिस क्या होगी। तो दोस्तों, मैं कभी, अगर आप चाहेंगे तो इस पे तो एक विशाल चर्चा की जा सकती है, बट अब अंत में मैं मुकेश से पूछूंगी कि क्या कोई सॉल्यूशंस हैं, क्या कैन वी मेक सम सजेशंस इन दिस स्पेस? हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये तो सबके सामने है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से जितना हमको जितनी हमारी लिमिटेड नॉलेज है उससे हम कुछ कहना चाहेंगे कि इस सरकार ने अच्छी शुरुआत की है और जो स्पेंडिंग है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसको बढ़ाया है। तो हमें चाहिए कम से कम ये हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की स्पेंडिंग है, ये अगले 3-4 साल में, 3-4 साल नहीं, आजीवन नहीं, मैं कह रहा हूं अगले 3-4 साल में कम से कम 5% तक तो ले आए, उसके बाद बढ़ाते रहें, लेकिन इसको इमीडिएटली, इसको हर साल इतना बढ़ाएं। इमीडिएटली नीड टू रैम्प अप एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट मुकेश, प्लीज रिमेंबर, वी आर टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, व्हाइल प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग विल रैम्प अप, एंड एज वी कैन सी कि अस्पताल इन गुरुद्वारे और ये सब अपना कर रहे हैं, जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होगी तब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर नहीं सकता जी। दूसरा, विद इन दिस ओवरऑल इंक्रीज ऑफ स्पेंडिंग, हमको चाहिए कि हम रूरल अर्बन इम्बैलेंस को जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको बैलेंस को करेक्ट किया जाए। कोशिश तो करें, हाँ, उसको कोशिश करें। वो करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जो तीसरा है, जो हमने बात कही कि जो डिलीवरी पर्सनल हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको हम रूरल एरियाज में कैसे ले जाएंगे? वो जाएंगे ही नहीं। तो तीसरा पॉइंट ये था कि इसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि ऐसे जो हमारे जो डिलीवरी पर्सनल हैं उनके लिए हम रूरल एरियाज को अट्रैक्टिव कैसे करें। इसी सिलसिले में चौथा इसी का पार्ट है, हमारा एक नेशनल हेल्थ मिशन है जिसके 2 पार्ट हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब जरूरत है कि इस मिशन को और इन दोनों सब मिशंस को न केवल रीथिंक किया जाए, मेरे ख्याल से तो इन्हें री इंजीनियर किया जाए, टोटली डी नोवो इनको, एंड अगेन कीपिंग इन माइंड द एक्सट्रीम इम्बैलेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, एब्सोल्युटली, को देखते हुए इसको री इंजीनियर किया जाए। और लास्टली मैं कहूँगा कि बहुत से, मैंने यहाँ आके देखा और लोगों से बात की हेल्थ सेक्टर में, तो बहुत से अस्पताल हैं, फॉरेन हॉस्पिटल्स हैं जो कि रूरल एरियाज में डेवलपिंग कंट्रीज में काम करना चाहते हैं विद कोलैबोरेशंस। तो वी शुड गो इन फॉर मोर एंड मोर कोलैबोरेशंस विद सच फॉरेन हॉस्पिटल्स। और इसमें हमारा जो एक सस्पिशन है टूवर्ड्स फॉरेनर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज एंड टेकिंग फॉरेन फंडिंग, इसको हमको किनारे रखना पड़ेगा। दे वांट टू work with us, they want to help us, not destabilize us. Also, I will just say final word here is this, again it's just a thought that I have, आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं मुझसे, लेकिन रिमेंबर, जैसे कि कोई इंसान अकेले नहीं जी सकता है, आपको परिवार की ज़रूरत है, दोस्तों की ज़रूरत है, इसी तरह देश भी अकेले नहीं जी सकते हैं। और अगर हमने आज हेल्थ को लेके इतना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें सपोर्ट लेने की आवश्यकता है तो हमें इसमें सपोर्ट लेने में घबराना नहीं चाहिए। अब इस एपिसोड को ख़त्म करते हुए मुझे एक पुराने गाने की कुछ 3-4 लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं गा के सुनाता हूँ। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ,
जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों, सुनते रहिएगा लवली मुकेश। अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड हो लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com।